अब हम दर्पण से दूरियों को नापने के लिए कुछ चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले दर्पण को हम अपने कॉपी में या फिर जिसमें भी ड्रॉ कर रहे हैं उसे हम राइट साइड रखेंगे। इस प्रकार इस फ्रेम में हम देख रहे हैं कि दर्पण राइट साइड रखा गया है। उसका परावर्तक पृष्ठ चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसका मुंह जो है वो लेफ्ट की ओर होना चाहिए। दर्पण राइट साइड में है तो वस्तु जो है वो हमेशा दर्पण के सामने, परावर्तक पृष्ठ के सामने यानी कि लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। और जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो इस दर्पण के ध्रुव से यानी कि पोल से नापी जाएंगी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तु दर्पण के सामने यानी कि लेफ्ट साइड में रखा गया है और आपतित किरण हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर जाती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर जितनी भी दूरियां इस आपतित किरण के डायरेक्शन में नापी जाएंगी वो धनात्मक ली जाएगी और जो दूरियां इस आपतित किरण के विपरीत डायरेक्शन में नापी जाएगी वो ऋणात्मक ली जाएगी। यदि हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को देखें, ये पोल है दोनों का। अब सारी दूरियों को हमको पोल से नापना है। वस्तु दर्पण के सामने यानी कि लेफ्ट साइड में स्थित है, तो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों ही स्थिति में यदि हम पोल से उस साइड नाप रहे हैं यानी दर्पण के पीछे की ओर दूरी नाप रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ के अपोजिट साइड में दूरी नापेंगे तो वो दूरी धनात्मक होगी। और परावर्तक पृष्ठ के सामने की दूरी हम नापेंगे यानी कि दर्पण के सामने हम दूरियों का मापन करेंगे तो वो दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है यानी कि मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो धनात्मक होंगी और इस मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। यहाँ उत्तल और अवतल दर्पण को हम देखें तो यहाँ पर इस मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक लिया जाएगा और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक लिया जाएगा। इस प्रकार इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार कुछ और चीजें भी हम क्लियर करते हैं। जो वस्तु की दूरी दर्पण से ली जाती है उसे सदैव हम U से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से सदैव हम V से दर्शाते हैं। इस प्रकार यदि हम वस्तु की दूरी दर्पण से देखें तो वो सदैव ही ऋणात्मक होगी क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने रखा जाता है यानी कि लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे वस्तु की दूरी का पोल से यानी कि दर्पण के ध्रुव से तो वो हमेशा आपतित किरण के विपरीत डायरेक्शन में होगी। इसलिए वस्तु की दूरी यानी कि U हमेशा ही ऋणात्मक होगा चाहे वो कोई भी दर्पण हो, उत्तल या अवतल। यदि हम प्रतिबिंब की दूरी देखें तो प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव ही दर्पण के सामने बनता है यानी कि इसका मेजरमेंट यदि किया जाए तो यह आपतित किरण के विपरीत डायरेक्शन में आएगा। इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब के केस में V का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब हुआ तो आभासी प्रतिबिंब सदैव ही दर्पण के पीछे बनता है। तो यदि इसका मेजरमेंट हम पोल से करें तो ये हमेशा आपतित किरण के डायरेक्शन में होगा और इसलिए आभासी प्रतिबिंब के केस में V का मान सदैव ही धनात्मक होगा। वस्तु की लंबाई यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के O से और प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि साइज ऑफ इमेज को हम प्रदर्शित करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के I से। दर्पण की फोकस दूरी इसे दर्शाया जाता है स्मॉल लेटर F से। अब दो दर्पण हैं, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल दर्पण की स्थिति में जो फोकस दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक होगी किंतु उत्तल दर्पण के केस में फोकस दूरी सदैव ही धनात्मक ली जाएगी। अब इन सारे साइन कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए हम वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम कुछ अवधारणाएं लेते हैं, कुछ अजम्पशंस देखते हैं।
इसमें पहली अवधारणा है कि जो भी गोलीय दर्पण लिया जाएगा उसका द्वारक यानी कि अपर्चर बहुत ही छोटा होगा और जो वस्तु होगी वो हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत रखी जाएगी या फिर वस्तु बिंदुवत होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया जाएगा। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ सदैव ही अल्प कोण बनाती होगी। अब इन अजम्पशंस के साथ हम f यानी कि फोकस दूरी और r यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेते हैं। XY इस अवतल दर्पण का द्वारक यानी कि अपर्चर है, P इसका ध्रुव यानी कि पोल है, C इस अवतल दर्पण का सेंटर और F इसका फोकस पॉइंट है। अब हमने एक वस्तु लिया है जो कि इस दर्पण के लेफ्ट साइड रखी गई है और इससे किरण आ रही है AB। जो आपतित किरण होगी वो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इस पृष्ठ से रिफ्लेक्ट होगी। इस B बिंदु पर जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से यह आपतित किरण परावर्तित होती हुई फोकस दूरी से गुजर जाती है। अब परावर्तन के नियम के अनुसार अपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होंगे। इसके लिए यदि हम B और C को जोड़ें तो यहाँ पर ये अभिलंब की तरह कार्य करेगा, क्योंकि ये B पॉइंट पर जो त्रिज्या होती है किसी भी गोल की वो उस पर लंबवत होती है। तो यहाँ पर BC अभिलंब की तरह कार्य करते हैं। इसका मतलब I और R दोनों ही बराबर होंगे। अब यहाँ पे परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल ABC बराबर एंगल CBF होंगे। इसे हम समीकरण 1 देते हैं। अब यहाँ हम देखें तो जो आपतित किरण है AB वो समांतर है CP यानी कि मुख्य अक्ष के, और इन दोनों समांतर रेखाओं को कट करती है ये रेखा BC। इसके आधार पर दोनों एकांतर कोण बराबर होंगे। यहाँ पर एकांतर कोण देखें हम, एंगल ABC बराबर BCF होगा। इसे हम दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम देखें, इन दोनों समीकरणों से एंगल CBF बराबर हो जाएगा एंगल BCF, और ये दोनों ही कोण इस त्रिभुज FCB के दो कोण हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो उनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं CBF के अपोजिट कौन सा साइड है, CF, और कोण BCF के अपोजिट साइड कौन सा है, BF। तो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं FC बराबर BF। इसे हम दे देते हैं समीकरण 3। अब हम इस अवतल दर्पण का द्वारक छोटा मान के चल रहे थे, जैसे कि हमने अजम्पशन में पहले ही लिया था। तो द्वारक छोटा होगा तो बिंदु B इस ध्रुव के बहुत ही समीप मानी जाएगी, यानी कि जितनी भी दूरी हम P से नापते हैं वही दूरी लगभग B से नापने के बराबर होगी। इसलिए हम यहाँ पर BF बराबर PF ले लेते हैं और इसे समीकरण 4 दे देते हैं। अब समीकरण 3 और 4 को कंपेयर कीजिए। समीकरण 3 और 4 को कंपेयर करने पर FC बराबर प्राप्त होगा PF के। अब इस समीकरण में हम थोड़ा सा गणितीय कैलकुलेशन कर देते हैं। दोनों ही पक्षों में हम PF को जोड़ देते हैं। दोनों पक्ष में PF जोड़ने पर FC बराबर FC प्लस PF बराबर हो जाएगा PF प्लस PF, और FC प्लस PF कितना होगा, ये दूरी ध्रुव से लेकर केंद्र के बीच की दूरी होगी। तो हम इसके बदले डायरेक्ट लिख देते हैं PC। तो यहाँ PC बराबर हो जाएगा 2PF। अब PC क्या है और PF क्या है, इसी चित्र में देखते हैं। P से C यानी कि ध्रुव से लेकर केंद्र की दूरी, इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम दर्शाते हैं R से। तो हम इसके स्थान पर लिखेंगे R, लेकिन जब चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे तो ये अपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे -R। वैसे ही PF को हम देखें, ध्रुव से लेकर फोकस मुख्य फोकस तक की दूरी, ये कहलाती है फोकस दूरी,
जिसे हम दर्शाते हैं F से, तो यहाँ पर हम PF बराबर लिखेंगे F, लेकिन फिर साइन परिपाटी, साइन कन्वेंशन लगाते हैं, चिन्ह परिपाटी लगाते हैं, तो ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम फिर लिखेंगे -F। अब इसका मान रख देते हैं, -R बराबर -2F, माइनस और माइनस दोनों पक्षों से हटाने पर हमको मिलेगा R बराबर 2F। और यही संबंध है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, या फिर हम कह सकते हैं F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह संबंध अवतल दर्पण के लिए सिद्ध किया जाता है। अब इसी प्रकार हम यही संबंध उत्तल दर्पण के लिए ज्ञात करते हैं। देखते हैं क्या उनमें भी यही संबंध आता है या डिफरेंट होता है। इसके लिए भी हम एक उत्तल दर्पण लेते हैं। उत्तल दर्पण को वैसे ही चिन्ह परिपाटी के अनुसार राइट साइड रखा गया है और वस्तु दर्पण के लेफ्ट साइड ली जा रही है। इस वस्तु से आने वाली आपतित किरण AB इस परावर्तक पृष्ठ पर B पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, वहां पर मिल रही है। अब परावर्तन के पश्चात ये किरण डाइवर्ट होकर, रिफ्लेक्ट होकर B से लेकर M की दिशा में गमन कर रही है। अब इस परावर्तित किरण को हम देखें तो ये परावर्तित किरण को यदि हम पीछे लेते हैं तो ये कैसा प्रतीत होता है? ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। हम जानते हैं कि जो समांतर किरणें होती हैं परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसको अगर हम पीछे की ओर लेते हैं तो ये F पर मिलती हुई नजर आ रही है। अब इस B बिंदु पर यदि हम अभिलंब निकालें तो अभिलंब यहाँ पर इस गोलीय दर्पण की त्रिज्या ही होगी, यानी कि P से लेकर C तक खींची हुई दूरी ये यहाँ पर अभिलंब की तरह कार्य करेगी। तो यहाँ पर हम देखें परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल I बराबर एंगल R बनता है, यानी कि एंगल ABN बराबर हो जाएगा NBM, जिसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। और यहाँ हम देखें आपतित किरण AB जो है वो मुख्य अक्ष PC के समांतर है और यहाँ पर BC रेखा इन दोनों को काटती है। अब रेखा इन दोनों को काटेगी तो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। यहाँ पर एंगल ABN बराबर हो जाएगा BCP। ये दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि संगत एंगल दोनों ही बराबर होंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब यहाँ देखें हम एंगल NBM बराबर हो जाएगा एंगल CBF। क्यों होंगे? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को कंपेयर करते हैं। इन तीनों को कंपेयर करने पर एंगल CBF बराबर हो जाएगा एंगल BCP। यदि हम इन दोनों एंगल्स को देखें तो ये दोनों ही एंगल इस त्रिभुज CBF के दो कोण हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे। इनके अपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं? एक तो होगा इस कोण एंगल CBF का अपोजिट होगा BF और एंगल BCP का अपोजिट होगा FC। तो ये दोनों ही साइड बराबर हुए। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब फिर वही जो असम्पशन हमने लिया था कि इसका द्वारक बहुत छोटा है तो बिंदु B और बिंदु P दोनों एक दूसरे के बहुत समीप हो जाएंगे, तो जो दूरी हम P से नाप रहे हैं वही दूरी लगभग B से भी नापी जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें तो लिख सकते हैं BF बराबर PF। इसको दे देते हैं समीकरण 5। अब समीकरण 4 और 5 को कंपेयर करें तो हमें मिलेगा FC बराबर PF। अब यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा गणितीय कैलकुलेशन करते हैं। दोनों पक्षों में PF जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर FC प्लस PF बराबर हो जाएगा PF प्लस PF। FC प्लस PF यदि हम देखें तो ये कितनी दूरी है? ये P से लेकर C तक की दूरी है, तो इसके बदले हम सीधे लिख देते हैं PC बराबर 2PF। अब PC का मान क्या है? ये तो वक्रता त्रिज्या है, इसको हम R से दर्शाएंगे। चिन्ह परिपाटी हम लगाएं
तो ये R जो है वो दर्पण के पीछे नापी जा रही है, यानी आपतित किरण की डायरेक्शन में नापा जा रहा है, इसलिए हम इसे धनात्मक R लेंगे। वैसे ही PF यदि हम ले तो ये भी आपतित किरण के डायरेक्शन में नापा जा रहा है और ये फोकस दूरी है जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर PF बराबर हो जाएगा F। मान रख देते हैं, मान रखने पर हमें मिलेगा R बराबर 2F। तो इस स्थिति में भी जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, या यूं कहें हम F बराबर R/2, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि ये जो संबंध है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में F बराबर R/2, ये चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों गोलीय दर्पण के लिए सत्य है। अब समतल दर्पण को देखें तो समतल दर्पण को यदि हम दूसरी तरह से परिभाषित करें तो ये एक ऐसा गोलीय दर्पण है, मतलब गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी भी गोल का एक हिस्सा होता है। तो यदि एक समतल दर्पण से हम गोल बनाने की कोशिश करें तो ये इतना बड़ा गोल बनेगा जिसकी त्रिज्या अनंत होगी, क्योंकि इसका केंद्र कहाँ है हमको पता ही नहीं चल रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे इसकी त्रिज्या अनंत होगी। तो यदि इसकी त्रिज्या अनंत हुई तो इसकी फोकस दूरी भी इस संबंध के अनुसार अनंत होगी।